नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। तो साथियों, हम आ गए आपके साथ साइंस पार्ट 2 को लेकर। साइंस पार्ट 1 में हमने जाना था कि साइंस की जो डेफिनेशन है वो जेबी कॉर्नेट ने क्या दी थी। जेबी कॉर्नेट जर्मनी जैसे देश में अमेरिका के राजदूत रहे हैं और अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की और वहाँ के प्रोफेसर भी रहे हैं और एक प्रकार के वैज्ञानिक भी रहे हैं, रसायनज्ञ रहे हैं। तो उनके अनुसार विज्ञान की परिभाषा क्या थी हमने जाना था। और साइंस के जो बेसिक पार्ट हैं, नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस, सॉरी नेचुरल साइंस और सोशल साइंस, उनको हमने जाना था। नेचुरल साइंस में हमने जाना था कि फिजिकल साइंस और बायोलॉजी, उनके विभिन्न शाखाओं के बारे में। आज हम जानेंगे कि जीवों के लक्षण क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है, डेफिनेट शेप एंड साइज, निश्चित आकार और स्वरूप। प्रत्येक जीवधारी का जो आकार और शरीर है और स्वरूप है वो निश्चित होता है। फिर चाहे जीव जंतु कोई भी हो, कुत्ता बिल्ली मगरमच्छ कुछ भी, कोई भी पेड़ पौधे भी हो, उनका सबका जो आकार और आकृति होती है, स्वरूप होता है, निश्चित होता है। ये तो पहला महत्वपूर्ण लक्षण हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है कोशिकीय संगठन, जैसा कि आप देख सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन आप ऐसे समझ सकते हैं, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी जीवधारी हो, कोई भी सजीव हो, सभी की जो कोशिका शरीर होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक कोशिका नहीं, कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक कोशिकीय जीव के बारे में जैसा कि सभी जानते हैं, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह एक्सेट्रा। लेकिन जो जीव जंतु हैं, हम जैसे जीव, इंसान जीव और कुत्ता बिल्ली मगरमच्छ कुछ भी, और जैसे पेड़ पौधे भी हैं, तो इनका सबका जो शरीर होता है बहुत सारी कोशिकाओं से, कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये जो शरीर शारीरिक आकृति है तो कोशिकीय संगठन का ही परिणाम होती है। ये महत्वपूर्ण लक्षण है। दूसरा तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण ये होता है कि जो कोशिका होती है, प्रत्येक कोशिका में प्रोटोप्लाज्म होता है। सजीवों की कोशिका में प्रोटोप्लाज्म होता है, एक जीव द्रव्य होता है। यह जीवन का भौतिक आधार होता है। ये जीने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मतलब एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं आप, जो जीव द्रव्य होता है प्रत्येक जीव जंतु की कोशिकाओं में पाया जाता है और हर कोशिका में पाया जाता है। जैसे कि हमारे शरीर में, हाँ, मृत कोशिका में नहीं पाया जाता। हमारे शरीर में आपने अंगों में देखा होगा, कोहनियों में और जो नी कैप होती है, पटेला, सॉरी, घुटने में डेड सेल्स होते हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं। मृत कोशिकाएं क्यों होती है? क्योंकि उनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। एक और महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो कोशिका होती है वो जो कोशिका झिल्ली से घिरी हुई होती है, जिसके कारण उसका जीव द्रव्य उसके अंदर ही होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म उसके अंदर ही होता है। और उसके अंदर की सारे सिस्टम को चलाने में प्रोटोप्लाज्म वर्क करता है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लेकिन जैसे ही कोशिका झिल्ली खत्म होती है या फटती है किसी कारण से, तो जो कोशिका होती है उसका जीव द्रव्य बाहर चला जाता है, प्रोटोप्लाज्म बाहर चला जाता है, निकल जाता है। और जो कोशिका होती है वो मर जाती है, मृत, इसी प्रकार से वो मृत कोशिका कहलाती है। तो जो हमारे घुटने में और कोहनियों में मृत कोशिकाएं हैं वो इसी कारण से होती है। चौथा महत्वपूर्ण लक्षण है कि न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण कैसे होता है? जो सजीवों की कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म होता है उसके निर्माण के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। और पोषण जंतु माध्यमों से प्राप्त करते हैं। जीव जंतु जैसे हमारा जो विश्व जगत दो जाता गया बायोलॉजी की भाषा, तो पहला जो है एनिमल किंगडम और प्लांटी किंगडम। एनिमेलिया किंगडम में सभी जीव जंतु और मानव आ जाते हैं। प्लांटी किंगडम किंगडम में सभी पेड़ पौधे और वनस्पतियां आ जाती हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। लेकिन जो जीव जंतु होते हैं वो अपने भोजन और अपने पोषण के लिए पादपों और वनस्पतियों पर ही निर्भर होते हैं। तो ये चौथा बेसिक कैरेक्टर हो गया पोषण के बारे में। अगला बेसिक कैरेक्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास जो होता है, इसके भी दो मायने हैं, जीव जंतुओं के वृद्धि विकास और पादपों के वृद्धि विकास। जीव जंतुओं को जो वृद्धि विकास होता है वो एक निश्चित समय अवधि तक होता है। उनके आकार और भार में निश्चित समय तक वृद्धि होती है। उसके बाद उनका जो वृद्धि है वो घटने लगती है, रुकने लगती है। एक प्रकार से इंसानों में आमतौर पर हम इसको बुढ़ापे के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन जो पादप जगत होता है, यानी वनस्पतियां होती हैं, उनमें क्या होता है कि एक कायिक प्रवर्धन प्रविभाजी प्रक्रिया के तहत सतत रूप से इनमें विकास यानी वृद्धि चलती जाती है। इसी कारण से हम देखते हैं कि कोई भी पेड़ पौधा मतलब बढ़ता जाता है और फलता फूलता जाता है। वो अलग बात है कि उनमें उनको पानी न दिया जाए तो वो खत्म हो जाते हैं।
और छठा जो है रेस्पिरेशन, श्वसन। श्वसन प्रत्येक जीव जंतुओं में श्वसन होता है, प्रत्येक पादपों में भी श्वसन होता है। श्वसन को इस तौर पे हम समझ सकते हैं कि श्वसन के कारण ही जो भोज्य पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, इनका ऑक्सीकरण होता है और इसके फलस्वरूप ही हमारे शरीर में या जीव जंतुओं के शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊर्जा निर्मित होती है। सातवां सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारी, चाहे वह कोई भी हो, उसमें जो भौतिक और रासायनिक संवेदनाएं हैं उनको महसूस करने की एक अजीब सी क्षमता पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक छुई मुई का पौधा होता है, अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा। छुई मुई का पौधा होता है, उसको अगर उसके टच में हम जाते हैं, मतलब उसको स्पर्श करते हैं, उसको छूते हैं, तो उसकी जो पत्तियां होती हैं संकुचन प्रभाव के कारण सिकुड़ जाती हैं। ये तो हुए संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। आठवां महत्वपूर्ण लक्षण है मेटाबॉलिज्म, उपापचय। इसको ऐसे समझते हैं, प्रत्येक जीवधारी के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उपापचय ये दो तरीके से होता है, पहला होता है उपचय, दूसरा होता है अपचय। उपचय के तहत हम ये समझते हैं कि जो एनाबॉलिज्म होता है, इसमें एक ये निर्माणात्मक प्रक्रिया होती है, प्रत्येक जीव की कोशिका और उस प्रत्येक जीव और कोशिका के लिए जो यौगिक पदार्थ है, यानी जरूरी उपयोगी और यौगिक पदार्थ है, उनका निर्माण इसी प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, इसीलिए इसको एनाबॉलिज्म या उपचय बोलते हैं। इसके उदाहरण के फलस्वरूप हम समझ सकते हैं कि जो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसमें वो अपना भोजन बनाते हैं और भोजन के फलस्वरूप उनमें कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थों का निर्माण होता है, तो ये एक प्रकार की निर्माणात्मक प्रक्रिया है जिसे कि एनाबॉलिज्म कह सकते हैं। दूसरा है कैटाबॉलिज्म, ये विनाशात्मक प्रक्रिया है। विनाशात्मक प्रक्रिया कैसे है? विनाशात्मक प्रक्रिया ऐसे है, समझ सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह जैसे पदार्थ होते हैं, इनका कोशिकाओं में अपघटन होता है। कोशिकीय सामग्रियां जो भी होती है, कोशिकीय भोज्य पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट जैसे, तो इनका अपघटन होता है और अपघटन के पश्चात ऊर्जा के रूप में ये निकलते हैं, इसे कैटाबॉलिज्म इसीलिए कहते हैं, अपचय। तो सम्मिलित रूप से जो मेटाबॉलिज्म होता है, आपने कहते हुए भी लोगों को सुना होगा कि मतलब आजकल मेरा मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, तो उनका कहने का मतलब ये होता है कि उनके शरीर में जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं या केमिकल रिएक्शन चल रही हैं वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रही हैं। वैसे उनको ये बोलते समय खुद भी नहीं पता होता होगा कि वो बोल क्या रहे हैं। वो जब बोलते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, तो उनको खुद भी ये पता नहीं होता होगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि मेटाबॉलिज्म शरीर के अंदर जो भी सभी प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगला आता है हमारा एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन के अंतर्गत उत्सर्जन। उत्सर्जन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म में के तहत जो भी प्रोसेस हुई रहती है, रासायनिक प्रक्रिया हुई रहती है शरीर के अंदर, उसमें जो भी वर्जित पदार्थ निर्मित होते हैं, वर्जित पदार्थ जैसे मल वगैरह, तो उनके उत्सर्जन यानी बाहर निकालने की क्षमता प्रत्येक जीवों में पाई जाती है। फिर वो चाहे जीव जंतु, कुत्ता, बिल्ली, मगरमच्छ, कुछ भी हो, सब में उत्सर्जन की क्षमता पाई जाती है। अगला है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। प्रत्येक जीव जंतुओं में, चाहे पादप हो, कुछ भी हो, उनमें क्या होता है, अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण लक्षण है जीवों का। अगला है अनुकूलन। अनुकूलन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी जीवधारी हो, वो वातावरण में रहने के लिए उनके अंदर एक ऐसी क्षमता पाई जाती है कि वो अपने आप को अनुकूल बना सके वातावरण के अनुसार। जैसे कि मछलियों में तैरने की क्षमता पाई जाती है, उनके गिल्स वगैरह जो पाए जाते हैं तैरने में मदद करते हैं उनको। पक्षियों में उड़ने की क्षमता पाई जाती है, यही अनुकूलन कहलाता है, एडाप्टेशन। और जो मेढक होता है, उसके पैरों में झिल्ली पाई जाती है एक प्रकार की, जिससे वो तैर सके। प्रजनन मतलब एडेप्टेशन भी हमने समझ लिया, अनुकूलन। अगला है मूवमेंट है लोकोमोशन, गति और प्रचलन। प्रत्येक जीवधारी में गति और प्रचलन करने का महत्वपूर्ण गुण पाया जाता है, फिर वो चाहे जीव जंतु कैसा भी हो, चाहे वो एक कोश की हो या बहुकोश की हो, पादपों को छोड़कर।
पादपों और वनस्पतियों को छोड़कर। कुछ वनस्पतियां हो सकता है कि गति करती हो, मेरी जानकारी में अभी नहीं है, लेकिन पादपों और वनस्पतियों को छोड़कर सभी जीव जंतुओं में, जो भी जीव जंतु है या मानव है, सब में गति और प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है और गुण पाया जाता है। यही महत्वपूर्ण लक्षण है उनका, जिससे कि वो जैसे कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिकाओं में भी पक्ष्म पाए जाते हैं। जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें जो इनमें प्रचलन होता है वो पादाप द्वारा होता है। और कुछ एक कोशिकीय वन क्रिएचर्स जो सेल होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें कसाभिका नाम का एक मतलब वो पाया जाता है। कसाभिका एक पूंछनुमा आकृति होती है जिसके माध्यम से वो गति कर सकते हैं, और इंसानों में पैर जैसी आकृतियां सामान्यतः हम देख सकते हैं। अगला है लाइफ साइकिल, ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। जीवन चक्र को आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी जीवधारी हो, कोई भी जीव जंतु हो, उसका एक निश्चित जीवन चक्र होता है, जिसके अंतर्गत पहले उसका जन्म होता है, जन्म के बाद वो वृद्धि और विकास करते हैं, वृद्धि और विकास के फलस्वरूप वो प्रजनन जैसी प्रक्रियाओं को करने के बाद प्रौढ़ होते हैं, और प्रौढ़ होने के बाद मृत्यु जैसी क्रियाएं होती हैं, डेथ। अगला है डेथ, मृत्यु। प्रत्येक जीवधारी, चाहे वह कोई भी हो, उसका एक निश्चित जीवन होता है, जिसके तहत वो अपनी सारी क्रियाओं को करता है, और एक निश्चित समय के बाद उसकी मृत्यु होती है। और मृत्यु होना एक प्रकार से जरूरी भी है, क्योंकि इससे जो होता है, मृत्यु होने से जीवों की संख्या पर नियंत्रण होता है। इन सभी महत्वपूर्ण लक्षणों में से सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह होता है कि प्रत्येक जो जीव होता है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं, उसमें रासायनिक क्रियाएं स्वतः नियंत्रित तथा स्वचालित रूप से होती हैं। ये जीवन का महत्वपूर्ण लक्षण है, बेसिकली कैरेक्टर ऑफ लाइफ है। तो आशा करता हूँ साथियों, आप सभी को हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और साथियों के साथ साझा करना ना भूलें। तो तब तक के लिए साथियों, मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। साइंस पार्ट 3 के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।